1.5 बिलियन होने के बावजूद हमारे मेडल नहीं आते हैं, ये फैक्चुअली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोगों का टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई और नर्चर नहीं करते। आज़ादी के बाद पिछले 75 सालों में इंडिया ने ओलंपिक्स में एक बार भी मेडल्स की टैली में डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया है। इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस था 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स, जिसमें इंडिया ने जीते थे 7 मेडल्स। 1952 से अब तक सारे ओलंपिक मेडल्स को मिलाकर इंडिया की टैली होती है 35 मेडल्स। वहीं दूसरी तरफ है हमारा पड़ोसी चाइना, जो कभी 80s के दशक में 20 से 30 मेडल्स जीत के लाता था, पर फिलहाल पिछले 9 ओलंपिक्स से हर बार 50 से ज़्यादा मेडल्स जीत रहा है। आखिर कैसे चाइना पिछले कुछ सालों में ओलंपिक्स में एक डोमिनेंट फोर्स बन के उभरा है, वही इंडिया जैसा देश इतना खराब परफॉर्म कर रहा है कि छोटे छोटे देश हमसे ज़्यादा मेडल्स जीत रहे हैं। अगर इंडिया ओलंपिक्स में डोमिनेट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले चाइना का ओलंपिक्स मास्टर प्लान समझना होगा, जो आज से 30 साल पहले ही बन गया था। अगर कोई देश स्पोर्ट्स में इतनी तरक्की करता है तो उसके पीछे कई सालों से चली आ रही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, जिसे ग्राउंड लेवल पर एफिशिएंटली एग्जीक्यूट भी किया जाता है। सिर्फ नारेबाजी करके, कैची स्लोगन्स बनाकर कैंपेन लॉन्च करने से कुछ नहीं होता। इस चाइनीज स्ट्रैटेजी के बारे में इंटरनेट पर कोई सोर्सेस अवेलेबल नहीं है। इसे समझने के लिए हमें कई सारे रिसर्च पेपर्स स्टडी करने पड़े। बहुत पढ़ना पड़ रहा है भाई। ये वीडियो आधारित है जिनमिन झेंग और शुशु चेन के रिसर्च पेपर पर, तो इसे एंड तक जरूर देखिए। मिलिए टियान माइजू से, जिन्हें चाइना में फादर ऑफ चाइनीज स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाता है, 1958 में उन्होंने तेंजिन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया था, जहां जन्म हुआ द टियन स्पोर्ट्स मॉडल का। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मॉडल चाइना को एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनाने वाला है। इस मॉडल के तहत ये इंश्योर किया गया कि चाइना ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की एक फैक्ट्री बन जाए और एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, बल्कि उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटी को उनके पास लाया जाए और साथ ही उन्हें हर वो फैसिलिटी दी जाए जो एक एलीट एथलीट को दी जाती है। इस 5 स्टेप मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में पैसों की नहीं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और करप्शन फ्री स्पोर्ट्स की जरूरत है। स्टेप 1, कैटेगराइजिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स। टियंस मॉडल के तहत सबसे पहले स्टेप में सारे ओलंपिक स्पोर्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया, जैसे प्राइमरीली स्किल बेस्ड, फिजिकल बेस्ड, सिंगुलर एक्शन, मल्टीपल एक्शन, टारगेट हिटिंग, सबडूइंग एंड स्कोरिंग एक्सेट्रा। कैटेगराइजेशन के बाद सेकंड स्टेप, जिन स्पोर्ट्स में सिमिलर सेट ऑफ स्किल्स का यूज होता है उनके लिए एक क्लस्टर फॉर्म किया गया। फॉर एग्जाम्पल, टियंस मॉडल एंड ट्रेनिंग थियरी के अकॉर्डिंग आर्चरी और शूटिंग को एक क्लस्टर में डाला गया, क्योंकि दोनों ही स्पोर्ट्स के लिए लगभग सेम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और मेंटल फीचर्स की जरूरत है। सारे वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स को एक क्लस्टर में डाला गया और बाकी सारे स्पोर्ट्स के साथ भी इसी पॉलिसी को अपनाया गया और इसी क्लस्टरिंग के बेसिस पर क्रिएट हुए अलग अलग डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सेंटर्स। जैसे आर्चरी और शूटिंग के लिए एक ही मैनेजमेंट सेंटर को बनाया गया ताकि स्टाफ को दोनों स्पोर्ट्स के एथलीट्स को मैनेज करने में आसानी हो, क्योंकि वैसे भी इन दोनों स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट प्रोसेस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। इससे पहले कि हम स्टेप 3 पर पहुंचे, आपको बता दूं कि 1958 में इंट्रोड्यूस हुए इस मॉडल को शुरुआत में चाइना के कुछ पार्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया, बाद में 60s में पूरे देश में और 1980s में चाइनीज गवर्नमेंट ने फाइनली इसको फॉर्मली एक्सेप्ट किया। इस मॉडल के फॉर्मली इंप्लीमेंट होने से पहले चाइना को कुछ 25-30 मेडल्स ही आते थे, पर इंप्लीमेंट होने के बाद चाइना को हर ओलंपिक्स में 50 से ज़्यादा मेडल्स आने शुरू हो गए। चाइना का पीक परफॉर्मेंस हुआ 2008 की बीजिंग ओलंपिक्स में 100 मेडल्स के साथ मेडल्स टैली में नंबर 1 पोजीशन पर रहकर। एनीवे, क्लस्टरिंग के बाद आता है स्टेप 3, प्रायोरिटाइजेशन। 20th सेंचुरी में चाइना कोई अमीर देश नहीं था। 1980s के एक सर्वे के मुताबिक 1981 के चाइना में 65% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे। लिमिटेड रिसोर्सेस और इकोनॉमिक कैपेसिटी के चलते चाइना स्पोर्ट्स पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की पोजीशन में नहीं था। तभी चाइनीज पॉलिसी मेकर्स ने लो इन्वेस्टमेंट प्रॉम्प्ट रिटर्न्स के मोटो के तहत सिर्फ उन्हीं स्पोर्ट्स पर फोकस किया जिनमें एथलीट्स को डेवलप करने में पैसे कम लगते हैं पर उनमें से ज़्यादा मेडल्स आने के चांसेस होते हैं। गैस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ चाइना के एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल और बास्केटबॉल मैनेजमेंट सेंटर के फॉर्मर डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था, ओलंपिक्स में चाइना की मेडल टैली और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए चाइना ने उन सारे स्पोर्ट्स की फंडिंग को कम कर दिया जिनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती थी और मेडल्स कम मिलते थे। इसी की वजह से बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल की डेवलपमेंट चाइना में नहीं हुई। स्टेप 4, इम्प्लीमेंटिंग द 5 वर्ड प्रिंसिपल, निश मार्केट आइडेंटिफिकेशन। प्रायोरिटाइजेशन के बाद और मेडल्स मिलने के चांसेस किन स्पोर्ट्स पर फोकस करके बढ़ाए जा सकते हैं, इस सब को स्टडी करने के बाद चाइना ने इम्प्लीमेंट किया 5 वर्ड प्रिंसिपल, स्मॉल, फास्ट, वुमेन, वाटर, अजाइल। स्मॉल यानी ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें शरीर का छोटा होना खिलाड़ी के लिए फायदेमंद साबित होता है, जैसे जिम्नास्टिक्स। फास्ट, ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें तेजी की आवश्यकता है। विमेन, सारे विमेन से रिलेटेड स्पोर्ट्स।
वाटर, स्विमिंग, डाइविंग और बाकी वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स। और फाइनली अजाइल, ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें एथलीट्स में क्विक मूवमेंट्स और फास्ट रिफ्लेक्सेस की ज़रूरत है, जैसे टाइक्वांडो। और इस 5 वर्ड प्रिंसिपल को इतना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया कि इन पांचों में चाइना ओलंपिक्स में डोमिनेट करता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे स्पोर्ट्स चुने जिनमें चाइनीज़ लोगों के शरीर के स्ट्रक्चर और उनके नेचुरल टैलेंट और स्टेमिना का एडवांटेज मिलता है, जैसे जिम्नास्टिक्स, डाइविंग, शूटिंग वगैरह। अब वुमेंस की कैटेगरी ले लीजिए। अमेरिका के बाद सबसे सक्सेसफुल फीमेल एथलीट्स चाइना के पास है, क्योंकि उन्होंने इस कैटेगरी को प्रायोरिटाइज किया था। और जैसे जैसे नए नए वुमेन स्पोर्ट्स पिछले 20 सालों में इंट्रोड्यूस होते गए, चाइना को इससे मेडल्स की टैली में फ़ायदा होता गया। जितने भी मेडल्स आज तक चाइना ने समर और विंटर ओलंपिक्स में जीते हैं, उसमें से 636 को फीमेल एथलीट्स ने दिलाया है। वाटर में इसी साल का एग्जाम्पल, ये स्क्रिप्ट लिखते समय तक डाइविंग में 7 में से 7 गोल्ड मेडल्स चाइना ने जीते हैं। स्टेप 5, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। किसी भी प्लान का एंड होता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन से। विदाउट एग्जीक्यूशन ऑल प्लानिंग गोज टू वेस्ट। हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूँ, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। चाइनीज एथलीट्स अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए दर बदर भटकते नहीं हैं, बल्कि उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटी को उनके पास लाया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था? भारत में खिलाड़ियों के अच्छे दिन सिर्फ मेडल्स जीतने के बाद आते हैं। उससे पहले उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उनको अपॉर्चुनिटी और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है। चाइना के टीएन्स मॉडल का ये सारा क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसी काम का नहीं होता अगर इसे ग्राउंड लेवल पर सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। चाइना ने इसे एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया 2 फेजेस में। फेज 1, बिल्डिंग एथलीट्स। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, बहुत सिस्टमेटिकली ऐसे यंग खिलाड़ियों को ढूंढना जो ओलंपिक लेवल की प्रतिभा रखते हैं। स्टेप 2, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसके अंडर एथलीट्स को ओलंपिक्स के काबिल बनाने के लिए 8 से 12 साल का लंबा प्रिपरेशन प्लान बनाया जाता है, जिसमें उनको वर्ल्ड क्लास और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड्स, हर एथलीट को जैसे ही उसका प्रिपरेशन शुरू हो वैसे ही फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड करना और स्पोर्ट्स साइंस के अकॉर्डिंग उन्हें न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन प्रोवाइड करना। फेज 2, कीपिंग द स्पोर्ट्स कल्चर अलाइव, एक्सेसिबल एंड अट्रैक्टिव। मैं जब स्कूल में था ना, तब हमारे कुछ 1 या 2 पीटी पीरियड यानी स्पोर्ट्स पीरियड होते थे, और उसे भी साइंस के टीचर अपना सिलेबस पूरा करने के लिए गटक जाते थे। मेरी स्कूल मेरे गांव के पास के शहर की एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल थी। अब इमेजिन करो कि आप मेरे जैसे ही किसी छोटे गांव से हो या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेस से हो। अगर आपको एथलीट बनना है तो कहाँ जाओगे? इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए सबको पता है क्या करना है, पर एथलीट्स बनने का सपना रखने वाले कहाँ जाएंगे? क्या ऐसी कोई सिस्टम, ऐसी कोई जगह है जहां आपको सही गाइडेंस मिल सके? ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर ना ही अलाइव है, ना ही इजीली एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं। बड़े एथलीट्स को ही तो अपने राइट्स के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो बाकी कहाँ जाए? चाइना ने उनके देश में स्पोर्ट्स को उनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ इस तरह इंटीग्रेट किया है कि बचपन से ही एथलीट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें अच्छी कोचिंग और गाइडेंस मिले। फिर अच्छे कोचेस बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया गया, और पूरे देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए रेगुलरली कंपटीशन भी होस्ट किए जाते हैं। साथ ही एथलीट्स के पेट भरने की चिंता उन्हें स्टाइपेंड देकर खत्म की जाती है। भारत सरकार इन सब में से बस एक ही चीज़ करे तो काफ़ी है। अगर हम खिलाड़ियों की पैसे कमाकर पेट भरने की चिंता खत्म कर पाए तो इस एक कदम से इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर अट्रैक्टिव बन जाएगा। एक बार अट्रैक्टिव बन गया तो इजीली एक्सेसिबल भी हो जाएगा और अलाइव भी। बाकी सब इंडिया के टैलेंटेड खिलाड़ी संभाल लेंगे। जय हिंद।